नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर, इसमें भी अपना टॉपिक है अकबर। यह है अकबर की क्लास नंबर 13, पार्ट 13। और इसमें जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके जो अगले भागों में मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्लियर। मनसबदारी व्यवस्था में मैंने आपको मनसबदार राजा के जो रक्त संबंधी थे, निकटस्थ थे, या प्रतिष्ठित अमीर थे या उनके सहयोगी थे, उनको मनसबदार बनाता था और प्रशासन के विभिन्न पद पर उन्हें नियुक्त चाहे तो करे चाहे तो ना करे। उसके अलावा मनसबदारों की मैंने 3 श्रेणियां बताई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय। क्लियर। और इनमें जो मनसबदार था वो 5000 का मनसब प्रदान किया जाता था, किंतु अकबर के जो अंतिम वर्षों में यह मनसब बढ़ाकर 12000 तक कर दिया गया था। इसके बारे में प्रथम कैटेगरी में बताया था कि 5000 और 5000 जात और 5000 सवार अगर किसी को प्राप्त है तो प्रथम श्रेणी का 1000, और सेकंड कैटेगरी में जात में 5000 की जात हो और सवार उसके 2500 से 3000 के बीच हो तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार होता था। तृतीय श्रेणी में 5000 की अगर जात है और सवार 10,000 से नीचे है तो वह तृतीय श्रेणी का जागीरदार था। इसके साथ ही सिंह अस्पा और दू अस्पा के बारे में भी विस्तृत विवेचना की थी। अब इस विस्तृत विवेचना के बाद हम मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था को आगे जारी रखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। मुगल सेना में घुड़सवार सेना यानी घोड़े वाली सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सैनिक, तोपची, गज सेना, सेना आदि थे। नौसेना नहीं थी, यानी नौसेना नहीं थी, नाविक वाली सेना नहीं थी। क्लियर। घुड़सवार दल सेना की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी, यानी घुड़सवार जो सेना है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसे संपूर्ण सेना का पुष्प कहा जाता है। यानी यह संपूर्ण सेना का पुष्प, यानी फूल की भांति थी, पुष्प थी, सबसे ज्यादा प्रिय थी और इसे ही पसंद किया जाता था, इसीलिए इसे संपूर्ण सेना का पुष्प कहा। अब बाबर ने इसी घुड़सवार सेना के माध्यम से पानीपत का युद्ध विजय किया, खानवा का युद्ध विजय किया था, इसीलिए इस सेना का पुष्प भी इसी सेना को अकबर के समय में भी कहा गया। इसकी अधिकतर भर्ती मनसबदारों और अहदियों से की जाती थी। इसकी जो अधिकांश भर्ती थी वो मनसबदार जो मुगल समय में पद या ऊंचे प्रतिष्ठानों पर मौजूद थे उन्हीं में से की जाती थी। पैदल सैनिक का किसी विशेष महत्व का नहीं था। इसके अंतर्गत बंदूकची, तीरंदाजी, मेवाती, तलवार चलाने वाले, मल्ल युद्ध करने वाले, चाकर चेला यानी गुलाम लोग आदि थे। आईने अकबरी के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि अकबर की सेना में बंदूकचियों की संख्या 12,000 थी, यानी अकबर की सेना में बंदूकचियों की संख्या 12,000 थी। मेवातियों की संख्या कुछ हजार थी और ये श्रेष्ठ सैनिक तथा भेदिये होते थे। भेदिये यानी सामने वाली जो सेना है उसके भेद को जान लेते थे, समझ सकते थे।
इसमें अधिकतर डाक लाने ले जाने के लिए हरकारों का काम किया जाता था। हरकारे जो डाक लाते थे और ले जाते थे, इनका काम भी ये लोग करते थे। सेना 1 लाख तलवार चलाने वाले सैनिक थे। सेना में 1 लाख सैनिक तलवार चलाने वाले थे। 1 लाख तलवारबाज चलाने वाले थे। जिसमें से 1000 सैनिक दरबार में सेवा के लिए तैयार रखे जाते थे। 1000 सेना तो दरबार में सदैव तैयार रहते थे। ये सैनिक अपनी वीरता और तलवार चलाने में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। यानी ये सैनिक तलवार चलाने में निपुण थे और प्रसिद्ध थे। सेना के साथ चलने वाले जो गुलाम थे में इनकी गणना की जाती थी। सेना का गोला बारूद विशेष अच्छा नहीं था। यह बात दूसरी थी कि बड़ी बड़ी विशालकाय तोपें, हाथियों और हजारों बैलों से लादकर ये ले जाई जाती थी। यानी तोपें इतनी भारी थी, 1000 बैल हाथियों द्वारा लाई और ले जाती थी। सोच लो कितनी भारी तोपें होंगी। बंदूक भी इनकी कई प्रकार की थी। इस विभाग का अधिकारी भी होता था जिसे मीर आतिश कहते थे। जो बारूद और बंदूकें, इनका जो विभाग का जो अधिकारी था, मीर आतिश। जो धमाके करता था, गोले बारूद का काम करवाता था। इसके अतिरिक्त युद्ध गज भी रहते थे जिनसे बहुत काम लिया जाता था। वे सामान सामग्री ढोते थे। युद्ध के समय इनका रक्षात्मक तथा आक्रमणात्मक हथियारों से सुसज्जित किया जाता था। यानी ऐसे हाथी भी थे जो युद्ध में सामान भी ढोते थे और आक्रमण भी करते थे। यानी सेना की पंक्तियों में भी इनकी भी पंक्ति लगती थी। ये हाथी शत्रु पक्ष के सैनिकों को अपनी सूंड से उठाकर लाते थे और जमीन पर उन्हें पटककर अपने पैरों से कुचल देते थे। यानी शत्रु दल के जो सैनिक थे उनको अपनी सूंड में पकड़कर गिराकर जोर से और उनकर कुचल देते थे। इनके ऊपर तोपें लादकर ले जाई जाती थी जिनसे लड़ाई में भड़ाका किया जाता था। इनके जो हाथी थे, गज सेना में जो हाथी थे, उन पर तोपें लादकर लाई जाती थी और सामने वाली शत्रु सेना पर गोले दागे जाते थे, भड़ाके किए जाते थे। इन तोपों को गजनाल कहते थे। यानी गज के ऊपर रखी गई तो गजनाल, तो गजनाल कहलाते थे। एक गजनाल हाथी 2 सिपाहियों और 2 तोपों को ले जा सकता था। यानी एक गजनाल हाथी 2 सिपाहियों और 2 तोपों को ले जा सकता था। यानी 2 बड़ी बड़ी तोपें उनके ऊपर रखी जा सकती थी और 2 चलाने वाले भी उनके ऊपर बैठ जाते थे। ब्लॉकमैन के अनुसार अकबर की स्थायी सेना जिस पर शाही खजाने का खर्च किया जाता था उनकी संख्या 25,000 से अधिक नहीं थी। यानी जो अकबर की जो शाही सेना थी वो 25,000 से अधिक नहीं थी ब्लॉकमैन के अनुसार। बाद की खोजबीनों से पता चला है कि संख्या बहुत कम है। हमें ज्ञात है कि जहांगीर और शाहजहां की स्थायी सेना 3 लाख से कम नहीं थी। यानी आने वाले जो मुगल बादशाह थे उनके समय में जो स्थायी सेना थी वो 3 लाख से कम नहीं थी। अतः अकबर की स्थायी सेना 3 लाख से कम नहीं हो सकती। यानी इतनी कम भी नहीं हो सकती अकबर के समय। इसी की संख्या में मनसबदारों के सैनिक दलों तथा बादशाह के अधीन रहने वाले सैनिक दलों को सम्मिलित कर लेना सम्मिलित नहीं है। यानी जो वह सेना नहीं सम्मिलित है जो मनसबदारों की सेना है। यह बादशाह की स्वयं की सेना है जो 3 लाख से कम होगी और 25,000 से तो ज़्यादा होगी। सेना की और अकबर विशेष ध्यान और समय देता था। इसके संगठन, नियंत्रण, अनुशासन के लिए विशेष कायदे कानून बनाए थे। दाग महाली का मतलब है घोड़े और हाथियों पर दाग लगाना नामक एक पृथक विभाग था जिसका प्रबंध कई क्लर्कों की सहायता से होता था। यानी दाग महाली जो विभाग था वो घोड़ों और हाथियों पर दाग लगाता था। दाएं पुट्टे पर सरकारी जो सरकार है, बादशाह है, उसका दाग और दाएं पुट्टों पर मनसबदार का दाग लगाने का ये काम करता था। और इसके अंतर्गत अनेक जो क्लर्क थे वो काम संभालते थे।
इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता कि सैनिक नियमों का पालन किया जाता है या नहीं, और यह विशेष रूप से ये ध्यान दिया जाता था कि सैनिक नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, अथवा सैनिक में अनुशासन तो कम नहीं हो रहा, यानी सैनिकों में अनुशासन तो कहीं कम तो नहीं हो रहा। मानव स्वभाव का कुशल पारखी होने के कारण अकबर धीर वीर और सुयोग्य व्यक्तियों को ही मनसबदार नियुक्त करता था, यानी मानव स्वभाव का अच्छा जानकार अकबर था, अतः धीर वीर को ही मनसबदार नियुक्त करता था। सैनिक विभाग में यदि कहीं भी उसे किसी प्रकार की शिथिलता अथवा खराबी दिखती तो वह उसकी और बिना भूल किए संकेत करता था, यानी अगर उसे कहीं परेशानी हो रही है कि सैनिकों में अमुक बात अच्छी नहीं है तो वह सीधी बात कह देता कि ये चीज गलत है, जिससे वह तुरंत ही दूर कर दी जाती। उसने अपने सैनिक संगठनों को इतना श्रेष्ठ बना लिया कि युद्ध क्षेत्र में जीवन भर उसे सर्वदा विजयश्री ही प्राप्त होती रही और सम्मान और श्रेय प्राप्त होता गया। यानी उसने सैनिकों को इतना सुसंगठित किया, अनुशासन में रखा, जिससे उसे सदा ही विजयश्री का आशीर्वाद मिलता रहा और उसके मान और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अकबर की सैनिक व्यवस्था में कुछ दोष और कमजोरियां भी थी। तात्कालीन लेखकों विशेषकर बदायूनी ने इसकी सविस्तार चर्चा की। लिखा कि प्राय मनसबदार सरकार को धोखा देते हुए निरीक्षण के लिए बाजार से साधारण व्यक्ति को पकड़ लाते और उन्हें फौजी वर्दी पहनाकर सैनिक के रूप में खड़ा कर देते थे और ले देकर निरीक्षण में सफल हो जाते थे। यानी जो निरीक्षण करता था अगर बादशाह नहीं पहुंचा तो ले देकर यानी रिश्वत देकर अपना काम निकलवा लिया जाता था। सैनिक विभाग की ओर से दिए गए हुए बढ़िया घोड़ों की जगह मरियल टट्टू ला खड़ा करना तो साधारण बात थी। यानी राजा से बादशाह से अगर कोई बढ़िया घोड़ा मिला उसकी जगह मरियल टट्टू लाकर खड़ा कर देता कोई मनसबदार, ये नॉर्मल बात थी। इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को दूर करने में अकबर को विषय को कई वर्ष लगे। 1581 ईस्वी के पश्चात निरीक्षण के समय असली सैनिक की जगह बाजार से पकड़े हुए व्यक्ति को ला खड़ा करने के पश्चात निरीक्षण के समय असली सैनिक करना, सरकारी घोड़ों की जगह मरियल टट्टू को पास कराना, सैनिकों का वेतन स्वयं ही हजम करना आदि भ्रष्टाचार की किस्में में ही आते थे। यह सफलता अकबर की अनुपम एवं साधारण नेतृत्व शक्ति, प्रबंध पटुता, सावधानी और कठोर अनुशासन का सुपरिणाम थी कि वह इनको पहचान भी लेता था। जो सैनिक दल व्यक्तियों के अधीन थे वे बादशाह के प्रति अधिक स्वामी भक्त न होकर मालिकों के प्रति अधिक स्वामी भक्त थे। यानी मनसबदार की जो सेना थी वो बादशाह के प्रति स्वामी भक्त नहीं थी, क्योंकि उनको जो वेतन दिया जाता था वो मनसबदार द्वारा दिया जाता था और उनकी भर्ती की जाती थी वो मनसबदार द्वारा की जाती थी। अतः वह सैनिक बादशाह के प्रति स्वामी भक्त नहीं होते थे। सेना का विभाजन मनसबदारी ढंग पर हुआ था और एक मनसबदार जीवन पर्यंत एक ही सैनिक दल का संचालन करता था। एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में सैनिक अधिकारियों की अदला बदली नहीं होती थी। यानी जो मनसबदार है उसी का सैनिक रहेगा जीवन भर, उनका अदला बदली नहीं होगा। दूसरे मनसबदारों के सैनिक विभागों का उप विभाग में विभाजन नहीं था, यानी उनका उप विभाजन भी नहीं था। संपूर्ण सैनिक दल अपने संचालक मनसबदार के ही निकट अधीनता में रहता था। यानी ये जो संपूर्ण सेना थी जो उनका संबंधित था, मनसबदार था, उनके निकट ही रहते थे। प्रत्येक सैनिक के उसके साथ निजी संबंध थे। मनसबदारों के अंतर्गत सैनिक दलों में प्रत्येक प्रकार की सेना की कई निश्चित संख्या भी नहीं थी, यानी किसी सेना ऊंची नीची सैनिक संख्या रहती थी। तीसरे, जब सैनिक भर्ती का समय कार्य संचालन मनसबदारों के हाथ में छोड़ दिया जाता तो भ्रष्टाचार के किसी न किसी रूप में अपने को रोक जाना कठिन था। यानी अगर सारा काम मनसबदारों को सौंप दिया जाता तो मनसबदार भी भ्रष्ट हो जाता था। यह कोई विशेष बात नहीं थी। अपन अकबर की सेना के बारे में पढ़ रहे हैं, मनसबदारों की सेना के बारे में पढ़ रहे हैं। मनसबदारों के अंतर्गत सैनिक दलों की निश्चित संख्या नहीं थी। तीसरे, जब सैनिक भर्ती का कार्य संचालन मनसबदारों के हाथ में छोड़ दिया जाता तो भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में आ जाता था। चौथी, मनसबदार द्वारा वेतन बांटने की प्रथा भी बहुत बुरी थी। यानी सैनिकों को वेतन बांटने का काम भी मनसबदार ही करता था। अनेक दोष उत्पन्न हो गए, जिससे
पांचवी, मनसबदार प्रणाली में कोई संगठित केंद्र भी नहीं था और न संगठन से उत्पन्न होने वाली कोई शक्ति नहीं थी, जिसका होना राष्ट्रीय सेना के लिए आवश्यक है। छठे, विभिन्न मनसबदारों के अंतर्गत सैनिक इकाइयों की कार्यकुशलता में भी अंतर था और अस्त्र शस्त्र, सामान सज्जा, सैनिक अनुशासन, तौर तरीकों में भी कोई जनमत समानता नहीं थी। सातवें, मनसबदारों में जिस शानो शौकत की आदत पड़ गई वह सैनिक कार्यकुशलता में बाधक थी। यानी मनसबदार बादशाह की कॉपी करते थे, उनमें शानो शौकत की बातें आ गई थी, वो साधारण सैनिकों के लिए अच्छी बात नहीं थी। यद्यपि साधारण अथवा संकटकालीन स्थिति में अकबर अपने शौक, मौज और भोग विलास को तिलांजलि दे देता, तथापि सामान्य समय में सेना के साथ अनेक सेवक, नर्तकियों, हाथी, घोड़ों, ऊंट, बाजे गाजे, दफ्तर, हाट और न मालूम अन्य सुख सुविधाओं का भोग विलास में कितने साधन और सामग्रियां चलती थी। आठवें, सेना का गोला बारूद विभाग सबसे कमजोर विभाग था। रखना और गजनाल जैसी बड़ी बड़ी तोपें के प्रदर्शन के बावजूद असीरगढ़ के किले के सम्मुख गोला बारूद असफल रहा। यानी असीरगढ़ को जो विजय प्राप्त की थी वो गोला और बारूद से विजय प्राप्त नहीं हुई, इतनी बड़ी बड़ी तोपें होते हुए भी। अंत में अकबर की सेना में विभिन्न देशों और जातियों के सैनिक थे। अकबर की जो सेना थी उसमें विभिन्न जातियों, नगरों, विभिन्न जगहों के सैनिक थे। सैनिक अफसरों की भर्ती होने के कारण यह एक राष्ट्रीय सेना नहीं बन सकी। देश प्रेम के समान भाव और सम्मान हितों की भावना से यह अनुप्रेरित नहीं थी। यानी ये राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय सेना की बात इनमें नहीं थी। इन्हीं मूल कमजोरियों के कारण अकबर के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मुगल सेना का अत्यधिक ह्रास हुआ। यानी अकबर तक तो ये व्यवस्था ठीक है, ये इनके प्रकार चल गई, किंतु अकबर के जो उत्तराधिकारी है वह इस प्रकार की जो खामियां हैं उसको ठीक नहीं कर पाए और यह सेना का अत्यधिक ह्रास हुआ। इससे इतनी कमियां होने के पर भी मनसबदारी प्रथा मध्यकालीन सैनिक व्यवस्था से उत्तम ही थी। यानी मध्यकाल में अगर कहीं सैनिक व्यवस्था थी तो मनसबदारी उसमें सर्वोत्तम थी। मध्यकाल में कबायली मुखियापन तथा सैनिक दल रखने की सामंती प्रथा के मध्य मनसबदारी एक समझौता सा था। इनके अंदर दो प्रथाओं के लाभ आ गए थे। इसके अतिरिक्त इस प्रथा द्वारा देश के प्रत्येक स्थान की रण शक्ति से लाभ उठाने का विचार किया गया था। यानी देश में कहीं अगर कोई अच्छे सैनिक है तो उनको प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार यह मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी और उसका लाभ अकबर ने खूब उठाया। सेना का प्रत्येक भाग किसी न किसी विशेष सैनिक कर्तव्य के लिए उपयुक्त था। उदाहरण के लिए कुछ राजपूत सरदारों की राजनीतिक कूटनीति से उन राजपूत राजाओं से भिड़ाया जाता था, यानी उनसे संघर्ष करवाया जाता था, युद्ध करवाया जाता था जिनके साथ उनका निजी भेदभाव होता था। यानी बादशाह का अगर निजी भेदभाव है या मनसबदार का निजी भेदभाव है तो उसी राजा से लड़ने के लिए उसी राजा को अन्य राजा को भेज दिया जाता था, यानी उसके विरोधी को भेज दिया जाता था। मनसबदारी प्रथा द्वारा बादशाह को मनसबदारों की समेत पर तत्काल सेवा का लाभ प्राप्त हो गया और व्यक्तिगत विशेषताओं प्राप्त करने के लिए इसके द्वार खोल दिए गए। यानी मनसबदार चाहता कि मेरी व्यक्तिगत विशेषता हो तो उसके लिए भी द्वार खोल दिए गए, यानी कंपटीशन का काम बढ़ा दिया। प्रत्येक मनसबदार यह भली प्रकार समझता था कि सम्राट के प्रति उसकी स्वामी भक्ति तथा सेवा सहकार पर ही उसकी पदोन्नति अथवा पदहास निर्भर है। यानी मनसबदार ये बात जानता था कि मेरी पदोन्नति होगी तो बादशाह की अनुकंपा से ही होगी, या मेरा जो अपकर्ष होगा वो बादशाह की अनुमति से ही होगा। मनसबदारों के द्वारा ही देश की जनसंख्या में से प्रमुख सैनिक और राजनीतिक वर्ग की स्वामी भक्ति सम्राट को प्राप्त हुई। यानी विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न वर्गों की जो स्वामी भक्ति है वो सम्राट को क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, अलग अलग क्षेत्र से सैनिक आए और अपने जो कौशल है उसका परिचय दिया और इस परिचय का जो परिणाम मिला वो बादशाह को मिला, क्योंकि बादशाह ने उनको उन स्थानों पर भेजा और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इस प्रकार अकबर ने मध्यकालीन जो व्यवस्थाएं चल रही थी सैनिकों की, उनमें मनसबदारी व्यवस्था अच्छी कही जा सकती है।
क्लियर। इस प्रकार हमने अकबर के समय की मनसबदारी व्यवस्था पढ़ी, मनसबदारों के गुण दोषों का भी अवलोकन किया और यह जो टॉपिक है वह यहीं समाप्त होता है। इसी में हम अब पढ़ेंगे अकबर की वित्त व्यवस्था। अकबर की वित्त व्यवस्था। अकबर की वित्त व्यवस्था यानी अकबर के शासनकाल में उसकी वित्त व्यवस्था किस प्रकार की थी उसका अध्ययन करेंगे। यद्यपि सार्वजनिक वित्त की वर्तमान वैज्ञानिक विधि उस समय ज्ञात नहीं थी। सार्वजनिक वित्त की क्या व्यवस्था थी उस समय की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान नहीं था। तथापि यह कहा जा सकता है कि अकबर की वित्त संबंधी नीति अत्यंत विकसित तथा अपने समय से बहुत आगे थी। सम्राट वित्त संबंधी पेचीदगियों को खूब समझता था और उसी के अनुसार कार्य करता था। उसे राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां जैसे उच्च कोटि के वित्त विशारदों की सलाह और सुझाव भी प्राप्त हुए। टोडरमल और मुजफ्फर खां ये अकबर के समय के दो वित्त विशेषज्ञ थे, टोडरमल और मुजफ्फर खां। अकबर की वित्त व्यवस्था कठोर परिश्रम, सत प्रयत्नों तथा सुपरीक्षणों का परिणाम थी। निसंदेह कई वर्षों के सतत परिश्रम और सोच विचार के पश्चात ही सम्राट ने साम्राज्य की वित्त स्थिति को सुदृढ़ और सुवैज्ञानिक आधार पर ला पहुंचाया। करारोपण के इस्लामी सिद्धांत में अकबर का विश्वास नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार 4 प्रकार के कर ही लगाए जा सकते थे। खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। 4 प्रकार के कर ही लगाए जा सकते थे। अंतिम दोनों कर धार्मिक थे। इसके विपरीत अकबर का कर सिद्धांत प्राचीन काल हिंदुओं के सिद्धांत से मिलता जुलता था और प्राचीन भारतीय साहित्य में लिया हुआ जाना पड़ता है। कर सिद्धांत के निरूपण करते हुए अबुल फजल ने लिखा है कि जनता की जान माल, इज्जत, आबरू तथा आज़ादी की रक्षा के लिए एक न्यायप्रिय राजा का होना आवश्यक है और उसकी इन सेवाओं के लिए जनता को उसे धन देना आवश्यक है। देश विदेश की जमीन में फर्क होने के कारण प्रत्येक राजा को शासन तंत्र को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि वह कर लगाना उचित है या अनुचित है। साम्राज्य की आय के साधन 2 मुख्य भागों में बांटे गए थे, पहला केंद्रीय और दूसरा स्थानीय। केंद्रीय आय व्यापार, टकसाल, उपहार, उत्तराधिकारी, नमक, चूंगी, जमीन पर कर लगाकर वसूल की जाती थी। यानी ये केंद्रीय कर थे जो कर लगाकर वसूल किए जाते थे, जिनमें व्यापार, टकसाल, उपहारों से, उत्तराधिकारियों से, नमक, चूंगी और जमीन पर कर लगाकर। उत्तराधिकारी यानी मनसबदार मर गया, उसकी जगह नया मनसबदार बना तो वह मनसबदार बादशाह को नजराना देगा, उससे भी धन प्राप्त होता था। उपहार, मनसबदार जब बादशाह से मिलने आते थे तो उपहार लेके आते थे, उनसे भी आय होती थी। टकसाल यानी रुपए पैसों की जहाँ छपाई होती थी, उनसे भी राज्य को आय होती थी। कोई नोट बदलवाना आता तो उसको उसके अनुसार ही भुगतान किया जाता था और राज्य का बट्टा केंद्र का बट्टा काटा जाता था। व्यापार, जो लोग व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे, उनसे भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। नमक पर कर लगाया गया, चुंगी वसूल की गई और जमीनों पर भी कर लगाया गया। ये सारे केंद्रीय आय के स्रोत थे। इसमें भूमि कर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद साधन था। अपने शासनकाल के आरंभ में ही अकबर ने धार्मिक कर जैसे यात्री कर, जजिया कर, जो पूर्वकालीन मुसलमान सुल्तानों से लेकर अब तक गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, वसूल करना बंद करवा दिया। यानी जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया, जो अभी तक अकबर के समय तक से पहले तक वसूला जाता था। ज़कात कर 2 प्रकार का था। पहला मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था,
जिसका धन केवल मुसलमानों की धार्मिक और दातव्य भलाई के लिए व्यय किया जाता है। यानी मुसलमानों से ज़कात नामक कर वसूला जाता था, जो मुसलमानों की भलाई के लिए ही वापस खर्च किया जाता था। और दूसरा पशुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर लगाया जाता था। यानी दूसरा कर वह था ज़कात जो पशुओं और अन्य पर लगाया जाता था। धार्मिक कर के ये दोनों रूप ही धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ऐसा राज्य में जहाँ धार्मिक सत्ता और प्रभाव के ऊपर सांसारिक प्रभाव का अंकुश था, ऐसा होना स्वाभाविक था। यानी ये स्वभाव से राजा ने इसको प्रतिकूल समझा और इन्हें हटा दिया गया। साम्राज्य की सरकार केवल व्यापार से कर ही वसूल नहीं करती, बल्कि कभी कभी स्वयं भी व्यापार करती थी। सभी प्रकार का बारूद का सामान, विशेषकर शीशा और सोरा पर सरकार का एकाधिकार था। यानी बारूद का जो उत्पादन हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, उस पर शासनकारी अधिकार है। शाही गृह विभाग के साथ बहुत से कारखाने लगे हुए थे, जो मुख्य रूप से आय के लिए तो नहीं थे, किंतु सरकारी कोष में इनसे आय होती थी। यानी जो सरकारी कारखाने लगे थे, उनसे भी राज्य को आय होती थी। यानी आय के लिए नहीं लगाए थे, फिर भी इनसे आय होती थी। बहुत से नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्के ढालने और टकसालें भी स्थापित की गई थी। इनके द्वारा भी आय होती थी। अधिकारियों, अमीरों, अधीनस्थों, राजाओं तथा विदेशी यात्रियों द्वारा सम्राट को बहुमूल्य उपहार दिए होते हैं। यानी ये जो अधिकारी हैं, ये अन्य जो बताए हैं विदेशी आते थे, वही बादशाह को उपहार देते थे, जिससे भी राज्य बादशाह को आय होती थी। उत्तराधिकारी रहित लावारी सारी संपत्ति भी सरकार की होती थी। सम्राट अमीरों और अधिकारियों की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति, जैसे यूरोपीय यात्रियों ने भ्रमण धारणा बना ली थी कि स्वयं नहीं हड़प लेता था। नमक पर भी कर लगाया गया। बंदरगाह पर 2.5% से 5% तक की चुंगी वसूली जाती थी। यानी जो बंदरगाह थे, माल आयात निर्यात करते थे, उनसे 2.5 से 5% तक कर वसूल किया जाता था। इसके द्वारा सरकार को बहुत अच्छी आय होती थी। स्थानीय आय चुंगी, नाव, सड़क पर बहुत कुछ अन्य करों द्वारा होती थी। यानी स्थानीय जो आय होती थी वो चुंगी, नाव, सड़क, कुछ अन्य साधन थे इनकी आय के स्रोत। उपयुक्त साधनों से जो आय होती थी वह भूमि द्वारा होने वाली आय का बहुत छोटा भाग था। यानी लैंड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता था और सबसे बड़ी आय का स्रोत लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व ही था। मोरलैंड के भूमि द्वारा होने वाली आय का हिसाब लगाया। उसके अनुसार अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में यह आय 9 करोड़ रुपए बैठती है। यानी अकबर के समय जो भूमि से आय होती थी वो 9 करोड़ रुपए थी, बहुत ज़्यादा। 10 वर्ष तक विभिन्न प्रकार की जमीनों में होने वाली पैदावार का औसत निकाला जाता और उसी के आधार पर भूमि कर लगाया जाता था। इस प्रकार की भूकर प्रणाली अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में किए गए परीक्षणों का ही परिणाम थी। 1560 ईस्वी में बैरम खां के हाथ में से शासन की बागडोर लेने के बाद अकबर को ज्ञात हुआ कि उसका बहुत सा राज्य उसके अधिकारियों और सैनिकों में ही बांटा हुआ है और सम्राट के हाथ में भूमि का थोड़ा सा अंश है। यानी उसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा हड़प लिया उन्होंने और अकबर के लिए कम छोड़ा, जिसे खालसा कहते हैं। यह राज्य के हित में था कि जागीरदारों को संतुष्ट रखा जाए, अतः जागीर को लगान को बढ़ाकर दिखाया गया था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण साम्राज्य का लगान जितना था उससे अधिक दिखाया गया था। सरकारी कोष में भी यथार्थ बहुत ही कम रुपया था। एक समय अपने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए जब अकबर को थोड़े से रुपए की जरूरत पड़ी तो खजाने में मात्र 15 रुपए निकले। यानी अकबर को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके खजाने में 15 रुपए निकले। इस घटना से मजबूर होकर अकबर तुरंत ही आर्थिक व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान दिया। इसके पश्चात तो उसने वित्त विभाग पर इस विभाग के हालत सुधारने की दृष्टि से बहुत प्रयोग किए। इसने प्रथम 1563 ईस्वी में सम्राट ने एतमाद खां को खालसा भूमि की, जिसमें आगरा, दिल्ली और लाहौर का हिस्सा शामिल था, देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। ये 2.5 प्रांत कई राज्यों के विभक्त किए गए और प्रत्येक से 1 करोड़ दाम अर्थात 2.5 लाख रुपए की आय निश्चित की गई और अलग अलग प्रांतों में करोड़ी नामक एक अधिकारी वसूल किया गया जो 2.5 करोड़ रुपए वसूल कर बादशाह को देता था। 2.5 लाख रुपए देता था, जिससे इस कर प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शेरशाह द्वारा निर्मित कर प्रणाली जो हुमायूं के समय चली आ रही थी अब भी पूर्ववत चालू थी। जमीन की स्थानीय नाप जोख हो जाती थी।
और सम्राट द्वारा निश्चय ही फसल की किस्मों के दामों पर ही सरकार कर की मांग नकदी के रूप में की जाती थी। जो भाव और मूल्य निश्चित किए जाते थे वे सभी परगनों पर लागू होते थे और प्राय वही होते थे जो राजधानी के अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित थे। 1566 में दूसरा परीक्षण किया गया। 1564 में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया और राजा टोडरमल को उसका सहायक नियुक्त किया हुआ। उन्होंने इस प्रणाली में दो बड़े दोष बताए। पहला, लगान की अनुमानित संख्या और दूसरी, संपूर्ण राज्य में एक ही दर से लगान वसूल करना, यानी इसमें दो कमियां बताई। क्लियर कि सभी से एक जैसा लगान लेना और एक जैसा लगान लेने के साथ कर प्रणाली एक ही थी और एक भाव से निश्चित किया था। उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, किंतु सरकार द्वारा जमीन की नापजोख करना अभी तक अपने ही आदमियों द्वारा प्रबंध न होने के कारण, पटवारी के लेखों के काम न होने के कारण 1566 में मुजफ्फर खां ने जो पत्रक तैयार किया वह सही आय से पूरा मेल नहीं खाता था। हाँ, दूसरे दोषों के निवारण में उसे अवश्य सफलता मिली। प्रत्येक सफलता के फलस्वरूप आगे की सरकारी मांग नकदी में वसूली की जाने लगी। यह मांग एक समान एक आधार पर नहीं थी, बल्कि विभिन्न स्थानों पर अनाज के मूल्य और प्रचलित दरों से होती थी, उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत की थी। इनमें दोष, केवल एक ही दोष का निवारण हुआ। इसलिए शासन के 13वें वर्ष 1569 में एक नया प्रयोग किया गया। उस समय नए दीवान सिहबुद्दीन अहमद ने जहाँ तक खालसा भूमि का संबंध था वहाँ से सिरसा के करारोपण के सिद्धांत को त्याग दिया और खेतों को होने वाली पैदावार का एक काम चलाओ अंदाज लगाकर सरकारी मांग प्रस्तुत करने की परिपाटी प्रारंभ की, यानी अब अंदाज लगाकर उत्पादन का काम किया, यानी उस पर लगान वसूल किया। इस प्रणाली द्वारा नस्क कहलाती थी, यानी अनुमान लगाकर जो कर लिया जाता था वह नस्क कहलाती थी। नस्क कहलाती थी और आमतौर पर कनकुद नाम से भी प्रसिद्ध थी, यानी एक इसका अन्य नाम कनकुद भी मिलता है। फसल की बिना नापजोख किए कि जमीन की पैदावार का एक साधारण सा अंदाज लगाया जाता था। जब फसल पक जाती थी तो मुखिया कुछ एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सरकारी गुशामते खेत पर जाते और प्रत्येक खेत से कुल पैदावार का अंदाज लगाकर अपना कर निर्धारण कर देते। यदि काश्तकार लगाए हुए पैदावार का अंदाज पर सही आपत्ति करता तो उसे अधिक आंकी गई है तो समझौता द्वारा कम बढ़ती पर मामला तय कर लिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि 1569 के आरंभ में की गई कर निर्धारण प्रणाली के हिसाब से ही अथवा खेत के हिसाब से लगान वसूल की गई थी। आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में। थैंक यू।